जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2018 का पेपर आज डिस्कस करने वाले हैं। उसमें भी पर्टिकुलरली आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट देखेंगे। सिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो किस पर पूछा गया है, बेसिसिटी, एकदम सिंपल सा जीओसी के बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना, जीओसी पर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करना है, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स इसके नोन होना बहुत जरूरी है। सिंपली यहाँ पर नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो ये तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। चलो देखते हैं किस तरह से आंसर प्रेडिक्ट कर पाएंगे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद। तो ये देखिए पहला आपके पास हो जाता है क्या, ये वाला एनिलीन है जिसके ऊपर क्या रहेगा, NH2 ग्रुप। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या दिया गया है, पिरिडीन दिया गया है। पिरिडीन का ये स्ट्रक्चर होता है, देखो जरा, यहाँ नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर और यहाँ पर ऐसा। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिया गया है, इथिल अमीन, ये वाला। फिर इथिन अमिडीन, ये वाला होता है उसका स्ट्रक्चर, इथेन अमिडीन। फिर उसके बाद ग्वानिडीन, ये वाला होता है NH2, ये C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर क्या रहेगा NH2, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो सिंपली आपको क्या बताना है, बेसिसिटी बताना है। कैसे बताओगे, क्या फैक्टर्स होते हैं बेस के लिए? ऑब्वियसली सी बात है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि क्या होगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो मान लो कि अगर इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर क्या होगा, NH3 प्लस। इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला। अगर इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको मिलेगा यहाँ NH3 पॉजिटिव। यही अगर इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो आप यहाँ दो तरह के प्रोटॉन से, दो तरह के नाइट्रोजन, दो तरह के लोन पेयर, कौन लेगा, एक sp2 हाइब्रिडाइज, एक sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन अगर आप देखोगे अच्छे से तो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये वाला इस तरह से कॉन्जुगेशन में जाता है तो क्या होगा, यही वाला जो नाइट्रोजन है वो प्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ NH2 रहेगा। इस वाले में भी ऐसा सेम, यहाँ से लोन पेयर कॉन्जुगेट होके इधर जाते ही स्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पर रहेगा इधर पॉजिटिव, इधर है आपका NH2 और इधर है NH2। क्लियर है? बेसिसिटी मतलब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, देखा, उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा अगर आप देखो तो ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। ये वाला भी नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है, रेजोनेंस में नहीं गए। उसी तरह से ये जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है अटैक करने के लिए। यहाँ तो दो दो लोन पेयर है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं देखूं तो ये फोर्थ मतलब इथिलामिडिन और ग्वानिडिन तो ज्यादा बेसिक होनी चाहिए क्योंकि इस पर 3 नाइट्रोजन है ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेके इधर 2 है। तो इधर ज्यादा नाइट्रोजन होने का मतलब क्या कि ये प्रोटोनेट अगर हो गया तो ये लोन पेयर इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेंगे। और ऐसे कितने हैं, 2 रेजोनेंस। तो मैं इसका प्लस आर कर सकता हूं, इसका प्लस आर करता हूं, जो कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइजेशन देंगे। तो सबसे ज्यादा तो ये बेसिक होगा, है ना, जल्दी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। फिर उसके बाद यहां पर इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, प्लस आर इसका, और दूसरा यहां से प्लस आई से मिल रहा है। तो इसके बाद अगर कोई स्टेबलाइज होगा तो ये होगा। तो इसके बाद का बेसिक है ग्वानिडीन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर इथेनामिडिन। अब उसके बाद इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो मैं बोल रहा हूं कि sp3 पर होता है। तो क्या होगा, sp3 और sp2 में डिफरेंस क्या है, परसेंट यस कैरेक्टर का। sp3 मतलब 100 में देखो एक यस और 3 पी के पार्ट रहेंगे, और sp2 मतलब 100 में एक यस और 2 पी का पार्ट रहेगा। तो जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब परसेंटेज कैरेक्टर कम है, परसेंटेज कैरेक्टर कम मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी आसानी से अटैक कर पाएंगे। तो अगर इन दोनों में मैंने कंपेयर किया तो इथिल अमाइन ज्यादा बेसिक, देन आपका पिरिडीन, क्योंकि लोन पेयर तो दोनों पे अवेलेबल है फ्रीली, तो sp3 वाला ज्यादा, देन sp2 वाला। और आखिर में आएगा ये, क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल नहीं है जैसे बाकियों में थे, इसके लोन पेयर यहाँ बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। क्लियर है क्या? तो आपका ऑर्डर कैसे होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए एनिलीन सबसे कम बेसिक, देन आपका पिरिडीन बेसिक, मोर बेसिक, देन आपका इथिल अमीन, देन आपका इथेनामाइडिन, एंड देन आपका कौन होना चाहिए, ग्वानिडीन। तो देखो ऐसा कहां पर होगा, आपका अगर ऑप्शन चेक करो तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन है जो करेक्ट शो करेगा आपको। ठीक है क्या? फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्वानिडीन, इथेनामिडिन, इथिरामाइन, पिरिडीन, एनिलीन। क्लियर है क्या? काफी आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखो क्या कहता है, The decomposition of the hydroperoxide obtained by the air oxidation of cumene is applied for the large scale preparation of। आपको पूछा गया है कि जो क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन करने के बाद ये पेरोक्साइड मिलेगा, इससे आपको कौन सा मेनली प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, टोलिन एसिटिक एसिड होगा या टोलिन ब्यूटेनोइक एसिड होगा, फिनॉल एसिटिक एसिड, टोलिन एसीटोन या फिनॉल एसीटोन, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इन डिटेल किस तरह से इसको अंडरस्टैंड किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए
क्यूमिन का। अब इस वाले रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं है उतना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पेरोक्साइड दिया है, लेकिन हम आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि वो कैसे आता है, ये भी चीज बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है बेटा प्रोटॉन, और एच न्यू कंडीशन में ये रेडिकली ऐसे क्लीव हो जाता है, तो आपको क्या मिल जाता है, कुछ ऐसा। ये जो है टर्शियरी एज वेल एज बेंजिलिक रेडिकल है, मोर स्टेबल है। अब इसके साथ एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये वाला डबल बॉन्ड ये ओ ओ एच, जो कि आपको दिया हुआ है रिएक्शन में, ये पर एसिड मिलता है बोला है। और उसके बाद अभी किस दो कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए यूज होता है ये पूछा गया है। तो ये कैसे बताओगे बेटा, देखो क्या होगा इसके लिए। अब यहाँ पर होगा ऐसे, ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस पर अटैक करेगा और ये इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा कुछ ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा ओ एच प्लस दूसरा बन जाता है सी डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पर एसीटोन एज वेल एज फिनॉल की सिंथेसिस के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा, करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ई शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, फिनॉल एंड एसीटोन, ठीक है क्या। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो क्या कहता है, पूछा गया है द रिएक्शन ऑफ पैरा क्लोरोमिथिल बेंजीन विद NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया प्रोड्यूसेस। काफी आसान होता है, देखो देख लेते हैं इन डिटेल, अंडरस्टैंड कर लेते कैसे होगा। ये रहेगा आपके पास, देखो क्या होगा, यहाँ पर आपका है 4 क्लोरोमिथिल बेंजीन, यहाँ पर मैं Cl लिखूं। इनकी रिएक्शन किसके साथ की बेटा, NaNH2, जो कि क्या होता है NH2 माइनस Na प्लस, और ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, इसको एसिडिक प्रोटॉन चाहिए। इस ये पूरे में कहां पर एसिडिक प्रोटॉन है, ये वाला, यहाँ पर ये वाला, इधर भी प्रोटॉन है, लेकिन क्यों कम एसिडिक है, एक तो ये हाइड्रोजन sp2 सेंटर पर अटैच है, दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन अटैच्ड है जो प्रोटॉन अपनी तरफ खींचेगा इंडक्टिवली, इसीलिए। अब क्या होगा, ये NH2 इस प्रोटॉन को लेगा, ये फिर उसके बाद इसमें जो प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये इधर शिफ्ट होंगे और यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो आपको फॉर्म क्या होगा बेटा, देखो ये चीज फॉर्म होगी जिसमें ये बॉन्ड ऑलरेडी, या फिर मैं इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, ऑलरेडी बेंजीन है, इस पर मिथिल भी है, अब एक्स्ट्रा आ चुका है ये बॉन्ड जो कि Cl के लीव होने से मिल गया है। अब क्या होगा, इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, इस इंटरमीडिएट को कहते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजीन प्लस अल्काइन है इसलिए बेंजाइन, और ये काफी रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक बार जो आपका बेस था, जो यहाँ पर NH2 बेस बोल के एक्ट हुआ था, वही NH2 अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब इसको अटैक करने के लिए दो पोजीशन है, एक यहाँ से करेगा तो ये साइड, इधर करेगा तो बी साइड। तो हम देखते हैं, अगर ये साइड से हमको मिलेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये वाला, यहाँ पर क्या होगा, NH2 आएगा इधर और यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। और अगर बी साइड से गया तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, जिधर क्या रहेगा, ये बेंजीन है, यहाँ मिथिल है, यहाँ आ जाएगा आपका NH2 और निगेटिव चार्ज। तो सिंपली आपको देखना है कि कहां पर निगेटिव चार्ज स्टेबल है, क्योंकि वही फॉर्म होगा, जहां स्टेबल होगा वही फॉर्म होगा। और याद रखना, बेंजाइन में ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज अप्लीकेबल, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज अप्लीकेबल, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज अप्लीकेबल। तो ये इफेक्ट अप्लाई होता है क्योंकि ये एसपी होता है ना, तो डिलोकलाइजेशन तो नहीं होगा, सिर्फ इंडक्टिव से कौन देगा वो देखो, तो यहाँ इंडक्टिव से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है और यहाँ भी इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जा रही है। हमको पता है ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। जितना नेगेटिव चार्ज दूर रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल, जितना नेगेटिव चार्ज नजदीक रहेगा उतना लेस स्टेबल, बाय प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ इस मिथिल का प्लस आई इंडक्टिव, इस मिथिल का प्लस आई इंडक्टिव, यहाँ निगेटिव चार्ज नजदीक है, यहाँ निगेटिव चार्ज दूर है, तो कहाँ स्टेबल होगा, यहीं पे। अगर ये स्टेबल होगा तो NH2 ने अटैक भी कहाँ करना चाहिए, इधर ही करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है, जो जिन लोगों को ये भी चीज नहीं पता वो भी समझ लो, अगर बेंजीन पर ये सब्सटेंट है तो उसको लिया मैंने पोजीशन 1, उसके बाद होता है ये सेकंड, उसके बाद थर्ड, ये 4, 5 और 6 करता हूं मैं इसको, ठीक। तो इसमें 1 पोजीशन जो होती है उसको इप्सो कहते हैं, 2 और 6 पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं, और यहाँ 3 और पोजीशन को हम मेटा पोजीशन कहते हैं, और 3 और 5 को, और 4 पोजीशन को हम कहते हैं पैरा पोजीशन। तो अब यहाँ पर देखना, यहाँ 4 पोजीशन पर NH2 आया है और 3 पोजीशन पर, यानी पैरा और मेटा प्रोडक्ट मिला है, लेकिन मेटा प्रोडक्ट क्या है आपका, मेजर है, और पैरा प्रोडक्ट आपका क्या है, माइनर है। क्लियर हो गई क्या। तो इससे आपको आंसर क्या मिलेगा, मेटा अमाइनो, देखो ये वाला, मेटा अमाइनो इथिल बेंजीन इज मेजर एंड पैरा अमाइनो मिथिल बेंजीन इज माइनर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ई शुड बी योर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताओ इसमें क्या होगा। बेस इंड्यूस्ड एलिमिनेशन ऑफ HCN फ्रॉम साइनोहाइड्रिन इज एन एग्जांपल ऑफ। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए साइनोहाइड्रिन मतलब क्या। सिंपली यहाँ पर कीटोन है, कीटोन के साथ अगर CN माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये सेंटर होता है इलेक्ट्रोफिलिक और ये आपका न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल ने इधर अटैक किया तो जो आपको मिलेगा यहाँ होगा OH और यहाँ होगा CN, इसी को कहते हैं आपका साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब इसके आगे बोला क्या गया है, साइनोहाइड्रिन तो पता है उन्होंने ही दिया है, बोला है बेस इंड्यूस्ड एलिमिनेशन, यानी इसमें वो कोई तो बेस डालेंगे और एलिमिनेशन होगा, तो प्रोडक्ट क्या है, या फिर प्रोडक्ट ने पूछा है मैकेनिज्म पाथवे क्या है ये पूछा है। तो जाहिर सी बात है अब ये बेस है तो यहाँ एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए, इस वाले सेंटर में तो कोई प्रोटॉन है नहीं और इस वाले सेंटर का प्रोटॉन जाएगा नहीं क्योंकि निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं, तो बच्चा एक ही प्रोटॉन ये वाला प्रोटॉन जाएगा और यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ स्टेबलाइज भी है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्या होगा, ये वाला निगेटिव चार्ज इधर आएगा और उस CN को निकाल देगा, तो आपको फिर से मिलेगा C डबल बॉन्ड CN और बाहर क्या निकलेगा HCN, जो कि इन्होंने बोला है एलिमिनेशन ऑफ HCN फ्रॉम साइनोहाइड्रिन। तो अब इसमें एक मैकेनिज्म पाथवे क्या होगा बताओ जरा। सिंपली हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा है बेटा, ये जो E1 एलिमिनेशन होता है उसको उसमें आपको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलता है, और जो E2 एलिमिनेशन होता है तो वो कंसर्टेड मैनर में मैकेनिज्म होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होती है। और तीसरा मैकेनिज्म है E1CB, इसमें आपको कार्बेनियन इंटरमीडिएट मिल जाता है, तो इस वाले में कार्बेनियन हुआ है तो ये कौन सा मैकेनिज्म होगा बेटा, E1CB मैकेनिज्म होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताओ इसमें क्या पूछा गया। इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A एंड B इज। पहले तो एरो पर Na2 और HCl कंडीशन है माइल्ड बेस, तो ये कंडीशन मुझे कहता है कि ये डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन है, डायअज़ोटाइजेशन। इसमें क्या होता है बेटा, पहले तो Na प्लस और NO2 माइनस क्या होता है N डबल बॉन्ड O माइनस, इसकी रिएक्शन ये HCl के साथ की तो ये पहले प्रोटोनेट हो जाएगा, इसको निकाल देगा और फिर फाइनली आपको क्या मिलेगा N डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा, फिर से HCl से प्रोटोनेट होगा, अब इसके लोन पेयर यहाँ आके इसको निकाल देगा, तो यहां से जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है N ट्रिपल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल। अब इसकी रिएक्शन कैसी होती है देखते हैं इन डिटेल में। देखो इसकी रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, आपको एरो पर क्या दिया गया है, एरो पर है आपका स्टार्टिंग मटेरियल है NH2 और C डबल बॉन्ड OH और फॉर्म क्या हो चुका है N ट्रिपल बॉन्ड O प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो होगा क्या, ये वाले जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है इस नाइट्रोजन पर अटैक करेंगे और इसको स्टेबलाइजेशन, तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ NH2 डबल बॉन्ड, यहाँ N डबल बॉन्ड O, तो एक प्रोटॉन यहाँ से चला जाएगा, इधर स्टेबलाइजेशन देगा, ठीक है। और फिर यहां से क्या हो जाएगा NaOH है, ये वाला लोन पेयर इधर जाके फिर से इसको स्टेबलाइजेशन देगा और आपको फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ N डबल बॉन्ड NOH और यहाँ का H इधर गया मान लो, ठीक है। या फिर एसिड से भी ले सकता है, इसको स्टेबलाइजेशन करने के लिए जाएगा, फिर एसिड से OH प्रोटोनेट हो जाएगा, फिर से ये वाला इधर आके इधर चला जाएगा और यहाँ पर अभी भी COOH है, इससे अब आपको मिल जाता है क्या, ये वाला N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस। मैंने बोला ना एसिड है, एसिड का प्रोटोनेट हो गया, यहाँ इसमें प्रोटॉन चला गया तो वो तो O माइनस रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जो ये निगेटिव चार्ज है वो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, ये इधर आके अब N2 गैस तो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, सबसे बेटर लिविंग ग्रुप, ये वाला निकल जाएगा, तो आपको यहाँ से जो इंटरमीडिएट मिलेगा, ये देखो अभी अभी हमने इसकी जैसी एक रिएक्शन देखी थी, इसको क्या कहते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट कहते हैं। ये मिल गया क्या आपका, देखो ये मिल गया है, ये इंटरमीडिएट आपका मिल गया। अब ये जो ये इंटरमीडिएट है इसकी रिएक्शन किसके साथ की गई बेटा, इसकी रिएक्शन की गई है इसके साथ प्लस इसके साथ, ठीक है ना। तो अब इसमें ये आपका हो जाता है डाइनोफाइल और ये आपका एक्ट होता है डाइन की तरह, और इससे आगे सिंपली हीटिंग कंडीशन है, देखो जरा सिंपली हीटिंग है कि नहीं, यहाँ पर मेंशन नहीं किया बट हीटिंग कंडीशन है, और ये क्या है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, क्या है बेटा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो इसमें होगा कैसे जरा देखो, इसमें होगा ऐसे, यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, तो फॉर्म क्या होने जा रहा है, फॉर्म होने जा रहा है ये आपकी पहले की ऑलरेडी बेंजीन है, ऐसे कैसी रहेगी, यहाँ 6 मेंबर रिंग फॉर्म होने जा रही है जिसमें ये न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं, एक पाई बॉन्ड इधर और यहाँ पर मिथिल इधर। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, देखो यहाँ पूछा गया दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, तो आपको बी पूछा गया, तो आपका ए आ जाएगा बेंजाइन और बी आ जाएगा ये, तो करेक्ट आंसर क्या कहता है, देखो रिएक्शन ऑफ फिनिल एसीटेट विद अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जनरेट्स अ मिक्सचर ऑफ,
तो पहले तो बेटा आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। ये फिनिल एसीटेट, एसीटेट है मतलब आपको इतना तो चीज पता है कि यहाँ कहीं ना कहीं ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है और एसीटेट कुछ ऐसा हो गया। और रिमेंबर फॉर ऑलवेज इन केस ऑफ ईस्टर, कभी भी आप ईस्टर का नॉमेनक्लेचर कर रहे हो तब जो ऑक्सीजन को अटैच है पहले उसको लिखना पड़ता है फिर एसीटेट। तो यहाँ ये फिनिल एसीटेट हो गया और इसकी रिएक्शन कही गई किसके साथ, अनहाइड्रस AlCl3। अनहाइड्रस मतलब बेटा विदाउट वाटर, मॉइस्ट रहना नहीं चाहिए, ड्राई रहना चाहिए, और क्या AlCl3। और जब इनकी रिएक्शन होगी तो कुछ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जनरेट हो जाएंगे, तो वो कौन से हो गए यही आपको पूछा गया है। तो देख लेते हैं, इन डिटेल अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे होगा। देखो यहाँ पर आपका फिनिल एसीटेट कुछ इस तरह से दिखेगा, O यहाँ C डबल बॉन्ड, यहाँ पर है आपका CH3। अब आप देखो तो इसकी रिएक्शन अनहाइड्रस AlCl3 के साथ की गई है। तो आपको पता है AlCl3 एल्यूमिनियम इज बिलोंग्स टू बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली से, तो इसके पास इसकी 3 बॉन्ड बनाने की वैलेंसी है, टेंडेंसी है, और इसके पास एक एमटीपी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो हम क्या कह सकते हैं, इट विल एक्ट एज अ लेविस एसिड, मींस इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसके पास तो है टेंडेंसी, कोई तो ऐसा भी चाहिए ना जिसके पास डोनेशन करने की टेंडेंसी हो जाए, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर है। तो क्या होगा यहाँ पर, मान लो कि ये वाले लोन पेयर इस एल्यूमिनियम के साथ डोनेट कर दिए, तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन, इधर है आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, इधर बॉन्ड बन गया AlCl3 निगेटिव, इधर पॉजिटिव। ठीक है, कुछ इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पर O, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आपका है CH3, यहाँ O AlCl3, ठीक, पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला ब्रेक हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा जरा देख लेना, तो अब क्या हो जाएगा, ये वाले पर निगेटिव चार्ज है ना, ये फिर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके इधर जाएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा। अब रिएक्शन तब तक फॉरवर्ड नहीं जाएगी जब तक क्या नहीं होगा, कुछ इस तरह से, ये वाला जो ऑक्सीजन है जब यहाँ पर AlCl3 अटैच हो जाएगा तब कुछ रिएक्शन हो जाएगी, जरा देखना। ये वाला तो इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा, बट जैसे ही मिडल वाले पर ऑक्सीजन पर आएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये वाले जो ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ जाएंगे और ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होके उसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, ये वाला आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला O इधर AlCl2 कह सकता हूँ, ठीक, क्योंकि ये स्टेबल होगा, एक Cl वहां से निकल जाएगा Cl माइनस की तरह, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड O, ये वाला मिल जाएगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से आएंगे और इस कार्बन के थ्रू इस कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा। अगर इस तरह से हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O और इधर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, जस्ट यहाँ से एक प्रोटॉन जाके क्या हो जाएगा, रीएरोमेटाइज हो जाएगा, रीएरोमेटाइज हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपका OH और इधर कौन आ गया, COCH3 आ गया। सेम चीज क्या होती है, अगर इसने यहाँ अटैक नहीं किया, यहाँ से अटैक नहीं किया, तो कहां से कर सकता है, कुछ यहाँ से कर सकता है, जरा देखो, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव और CH3, क्या हो सकता है, ये वाले लोन पेयर इधर आ जाएंगे, ये वाला इधर आ जाएगा और इस कार्बन से इसके ऊपर अटैक होगा। अगर इस तरह का हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ये वाला, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ए बॉन्ड और इधर आ गया C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है क्या बेटा, ऐसा मिल जाएगा। अब ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर देके ये रीएरोमेटाइज हो जाएगा और आपको फाइनली यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये वाला OH है और इधर कौन आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3। तो जरा ऑब्जर्व करो क्या हो चुका है, जो आपका यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल था इसके ऊपर जो ये एसीटेट ग्रुप है उसमें से COCH3 यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर एक बार गया है और एक बार पैरा पोजीशन पर गया हुआ है, सिर्फ इस सबस्टेट से रीअरेंजमेंट होके यहाँ पर ये COCH3 ग्रुप आ चुका है। तो इस OH के रिस्पेक्ट में एक बार जब यहाँ आ गया तब ये क्या हो गया, ऑर्थो प्रोडक्ट, और इस OH के रिस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन पर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, पैरा प्रोडक्ट। तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का मिक्सचर हमें इस रिएक्शन से मिल जाता है। रिमेंबर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रीअरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसको क्या कहते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं बेटा, ठीक है। देखो अभी क्या क्या हो सकता है आपका आंसर, ऑर्थो मेटा प्यारा, यहाँ मेटा है तो ये तो मिल ही नहीं सकता, कट गया, मेटा प्यारा, मेटा है ये फिर से कट गया, ऑर्थो मेटा, मेटा की वजह से ये भी कट गया, ऑर्थो एंड प्यारा हाइड्रोक्सी एसीटोपिनोन, ये है आपका करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। ओनली प्यारा नहीं हो सकता भाई, तो इधर क्वेश्चन में ही दिया गया है ए मिक्सचर ऑफ, किसका मिलेगा, ऑर्थो एंड प्यारा का मिलेगा, एंड रीअरेंजमेंट नेम इज फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। चलिए अंडरस्टैंड हो गया, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा,
इन द रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट एक्स इज। अब आपको पता है साइक्लोहेक्सेन के अंदर यस डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट है और हीटिंग कंडीशन। पहले देखते हैं इन डिटेल अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ होगा क्या। तो आपके पास कुछ इस तरह से होगा, यहाँ एस, यहाँ डबल बॉन्ड ओ सब्सटेट है। हम इसको ही कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, यहाँ सल्फर। तो ये ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना सल्फर से, तो क्या अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींचेगा, क्या खींचेगा। तो यहाँ हो जाएगा O माइनस और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। सल्फर आपका 2 4 6 वैलेंसी में स्टेबल है, यहाँ 3 बॉन्ड बन गए इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव। अब जरा आरो पर देखना, इसकी रिएक्शन की गई है एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट सॉल्ट में। तो एसिटिक अनहाइड्राइड आपका क्या बोल के एक्ट होगा बेटा, इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो ऑक्सीजन माइनस है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये वाला इधर अटैक करेगा और यहां से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होके ये वाला इधर, तो क्या बन जाएगा, एसीटेट आयन बाहर निकल गया। तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला S, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया O, इधर आ गया C डबल बॉन्ड O CH3, बाहर आपका निकला है O माइनस C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3। व्हाट इट विल डू, इट विल एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन। ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये इधर जाएगा और इस वाले बॉन्ड को क्लीव करके इसको लीव कर देगा। तो आपको क्या मिल जाएगा जरा देख लो, आपको इससे मिल जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पर है सल्फर, इधर आ गया डबल बॉन्ड तो इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज, प्लस इसने आप प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया HC डबल बॉन्ड O CH3। मिक्सचर में आपके रिएक्शन मीडियम में आपके सोडियम एसीटेट है, वो फिर से प्रोटॉन लेके सोडियम एसीटेट बना देगा, और जो बाहर निकला था OC डबल बॉन्ड O CH3 माइनस है, वो क्या करेगा अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि सल्फर पर पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, यहाँ अटैक करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो सिंपली देखना आपको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे हो रहा है, यहाँ पर है आपका सल्फर जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एसीटेट जो आया यहाँ OCO CH3, क्या हो गया OCO CH3 आ गया। सिंपल, इस वाले में क्या हो गया है, रिमेंबर दिस, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सो रिमेंबर SO बॉन्ड विल ब्रेक इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, SO बॉन्ड विल ब्रेक एंड CO बॉन्ड विल फॉर्म, CO बॉन्ड विल फॉर्म, और इसी को क्या कहते हैं, पुमरर रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमरर रीअरेंजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है इसका नेम, पुमरर रीअरेंजमेंट। अब देखो आंसर कौन सा होगा, देखो पहला तो होगा क्या, नहीं होगा, रिंग कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ये भी नहीं हो सकता, रिंग कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर 4 पोजीशन पर नहीं जाएगा। अब देखो ये क्यों नहीं हो सकता बेटा, इसलिए क्योंकि यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है COCH3, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, जहां OCOCH3 जुड़ गया है। क्लियर है क्या, अंडरस्टैंड है क्या, चलो ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखो बेटा क्या दिख रहा है, सिंपली हमने आरो पर देखा, इन द रिएक्शन द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ P इज, अगर आपने इसको देखा तो ये सिंपली आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और सबस्ट्रेट को आपने देखा तो सबस्ट्रेट क्या है, साइक्लिक ईस्टर, इसी को कहते हैं लैक्टोन, और ये आपका अमोनियम क्लोराइड इन H2O सॉल्ट है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो अब होगा क्या, जरा इन डिटेल देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। आपका सबस्ट्रेट कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड CH3 ये वाला, इस पर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कर दिया जो CH3 MgBr है। आपको एक चीज पता है, यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, मैग्नीशियम तो मेटल है ना, वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा इसलिए होगा डेल निगेटिव, तो इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या हो जाएगा, ये वाला इस सेंटर पर अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, दो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, इसलिए इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही अटैक होगा ये यहाँ चला जाएगा, नीचे आएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो सिंपली आपको क्या मिलेगा जरा देख लेना, यहाँ पर होगा क्या O, और ये बाद में उस O को MgBr अटैच हो जाएगा, ठीक है, Br MgO, कितने बॉन्ड है 1 2 3, ये 1 2 3, और फिर 4 पर आपका C डबल बॉन्ड, इस पर ही CH3 ये वाला है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया हुआ है, ठीक। अब बाद में H2O और अमोनियम क्लोराइड दिया गया है, तो इसका वर्कअप होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू OH, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस आपका ये वाला Mg, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ Br। कैसे होता है बेटा, कुछ उसमें डिफरेंट है क्या, ऐसा कुछ, ये वाला OH2 इधर अटैक करेगा, इस वाले को ऐसे क्लीव कर देगा, तो यह निगेटिव चार्ज इसका प्रोटॉन ले लेगा, बात खत्म है ना, क्लियर है। यहाँ देखो अब फिर से क्या होगा, अगर आपने इसको देखा तो ये मैं लैक्टोन कह रहा हूँ, साइक्लिक ईस्टर, और यहाँ पर आपका बना क्या है, कीटोन बना है। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक किया जाए तो यहाँ ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाला डेल पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जितना इलेक्ट्रोफिलिसिटी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना नहीं होता, डिक्रीज हो जाएगा इस रेजोनेंस की वजह से। वैसे यहाँ तो नहीं है, क्योंकि ये वाला CH3 सिर्फ प्लस है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देता है,
तो ये वाले पर डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कंपेयर टू ईस्टर या साइक्लिक ईस्टर या लैक्टोन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा। अगर फिर से अटैक करेगा तो ये वाला CH3 माइनस इधर अटैक करके ये वाला इधर, तो आपको मिलेगा क्या बेटा, आपको मिलेगा कुछ ऐसे। यहाँ पर है आपका OH और इधर है आपका ऑलरेडी जो प्रेजेंट है CH3, यहाँ हो गया OMgBr और एक CH3 जो अभी आया है अटैक हुआ है वो ये वाला, ठीक है। और बाद में अभी जैसे देखा वेल नोन, इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो ये वाला OH है, यहाँ पर भी आपका OH हो गया, यहाँ CH3 और CH3। तो सिंपली लैक्टोन 2 यू आर गेटिंग टर्शियरी अल्कोहल। Lactone will react with Grignard reagent and it will give tertiary alcohol via ketone intermediate या ketone functional group. This is the simplest very nice reaction. Understand है क्या, क्लियर है। तो देखो अभी आंसर क्या होगा इसमें बेटा, क्या आंसर हो सकता है, ये टर्शियरी अल्कोहल यही है क्या आपका, यही आंसर मिल गया। ये क्यों नहीं हो सकता, पता नहीं इथिल कहां से आ गया, ये नहीं हो सकता क्योंकि बीच में OH कैसे गया, ये भी नहीं ये भी नहीं, क्लियर है। इस तरह का रिएक्शन हो गया, अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, the textile polymer nylon 6 can be prepared following cyclohexanone via which of the following product and applying which of the following well known rearrangement reaction। तो देखो उनमें उन्होंने पूछा क्या गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो नायलॉन 6 पॉलीमर प्रिपेयर किया जाता है वो साइक्लोहेक्सानोन से किस तरह से मिल जाएगा, किसके साथ रिएक्ट होने पर ये प्रोडक्ट जो मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या प्रोडक्ट होगा, और जो रीअरेंजमेंट फॉलो करेगा उस रीअरेंजमेंट का नाम क्या होगा, ऐसे पूछा गया है। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए इसके बारे में। तो ये नायलॉन 6 का अगर स्ट्रक्चर पता है तो भी आपको इसका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे होता है साइक्लोहेक्सानोन और इसकी रिएक्शन होती है इसके साथ, ठीक है। अब इसमें देखना नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा और ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो विच विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वी नो दैट नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो नाइट्रोजन कैन इजीली डोनेट, सो नाइट्रोजन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस कार्बोनिल विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, जो कुछ इस तरह से जाएगा। और अब मैं एक ही स्टेप में आपको बता दूं क्या हो जाएगा, इसमें से H2O रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड NOH। अब ये OH किसी भी साइड में प्रीफर करता है, डजंट मैटर, इधर भी रह सकता है इधर भी रह सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने ये वाला मिला। अब जरा देखो इसके बाद क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होती है H2SO4 के प्रेजेंट में, सिंपली ये वाला OH2 प्रोटोनेट हो जाएगा। अब जैसे ये OH2 प्रोटोनेट हो गया, इसके ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू में जो बॉन्ड है, मैं इसको नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड नाइट्रोजन को 7, ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड यहां नाइट्रोजन पर माइग्रेट होके इस OH2 को निकाल देगा। अगर निकाल देगा तो आपको क्या फॉर्म होगा, जरा देखो डबल बॉन्ड N और यहाँ कुछ आपकी 7 मेंबर रिंग बनी क्या, देखो नंबरिंग कैसी होगी, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 और 6 बॉन्ड ब्रेक हो गया है क्योंकि N पर माइग्रेट हो गया है। तो 6 पर क्या आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया है। तो अब क्या होगा, अब यहां पर H2O की एडिशन होगी, H2O प्रेजेंट है एक्वियस H2SO4, तो इस H2O की एडिशन हो गई तो आपको मिलेगा क्या, N डबल बॉन्ड और फिर से ये वाली सिस्टम इधर क्या आएगा बेटा, OH आएगा और ये OH कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म करके आपको क्या दे देगा, आपको साइक्लिक अमाइड दे देगा। देखो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से मिलेगा क्या, डबल बॉन्ड ONH मिलेगा। इतना फंक्शनल ग्रुप को जरा देखो तो ये अमाइड है कि नहीं, और ये साइकिल के अंदर है तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक अमाइड, साइक्लिक अमाइड है, और इसी को आप लैक्टम भी कह सकते हैं, और लैक्टम, और रिमेंबर इसी को हम कैप्रोलैक्टम कहते हैं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम कैप्रोलैक्टम कहते हैं। और इसी से आपका क्या होता है, नायलॉन 6 पॉलीमर बनता है। और जरा देखना इसमें होगा क्या है, पूछा गया था कि साइक्लोहेक्सानोन से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये वाला साइक्लिक लैक्टम मिलेगा। क्या मिलेगा, कैप्रोलैक्टम या साइक्लिक लैक्टम बोलो, साइक्लिक अमाइड और कैप्रोलैक्टम प्रोडक्ट मिलेगा। और जो रीअरेंजमेंट फॉलो होगी, रिमेंबर द नेम ऑफ दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड एज बेकमन रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट को क्या कहते हैं, बेकमन रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है क्या बेटा, क्लियर हो गई। इसका स्पेशल ये है कि OH के एंटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप माइग्रेट होना चाहिए, बाकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसमें कुछ नहीं है, जैसे बाकी कुछ रीअरेंजमेंट में होता है। बात समझ में आ गई क्या। अब आंसर देखो क्या होगा, लिनियर अमाइड, लिनियर तो है ही नहीं, अमाइड आपका साइक्लिक आया था इधर से कर गया, और कर्टियस रीअरेंजमेंट तो होगी नहीं क्योंकि कर्टियस रीअरेंजमेंट में आप क्या करते हो, सोडियम अजाइड यूज होता है, तो ये तो है ही नहीं, ठीक। ये साइक्लिक अमाइड हाँ ये हो सकता है, लेकिन कर्टियस रीअरेंजमेंट की वजह से कैंसिल आउट। अब ब्रांच द लिनियर अमाइड, बेकमन, बेकमन तो है लेकिन लिनियर अमाइड नहीं है, साइक्लिक अमाइड एंड बेकमन रीअरेंजमेंट, यस दिस कैन बी योर प्रोडक्ट, ये आपका आंसर हो सकता है, होगा। यहाँ लोसिन रीअरेंजमेंट से ये कट गया, क्लियर हो गई क्या बात, क्लियर है बेटा। चलो देख नेक्स्ट देखते हैं अभी, ये वाला देखो क्या कहता है,
बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर फास्टर इन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन मतलब SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन के लिए आपका पता है इसका रेट जो है आपका सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर भी डिपेंड होता है, बायोमोलिकुलर दोनों के भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होता है। तो यहाँ आपको पूछा गया है कि इस पर सॉल्वेंट का रोल क्या होगा। तो ये सबस्ट्रेट आपका, मैं सबस्ट्रेट की जगह एक सिंपली बेसिक सा एग्जांपल देके दिखाता हूं कि आपके पास क्या है, ये हैलाइड है, हैलाइड पर हम क्या करेंगे, NaOH यूज कर दिया, Na+OH माइनस, तो सिंपली आप यहाँ पर कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे ये पूछा है, जिससे आपको क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल, ठीक है। तो क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट बोला गया है, नॉन पोलर में आपका कंपाउंड सोल्यूबल भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन पोलर तो होगा नहीं, होने के चांसेस है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन में आगे आपको बता दिया जाएगा क्यों ऐसा होगा, ठीक है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पहली चीज, तो ये तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक, पोलर होने की वजह से क्या कर सकता है, जो आपका सबस्ट्रेट है उसमें आपका कार्बन एंड लिविंग ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए हेल्प करता है, तो वो उसको इनिशिएट करेगा, साथ ही साथ जो आपका न्यूक्लियोफाइल अगर चार्ज है अटैक करने वाला उसको सॉल्वेट करेगा, सॉल्वेट मतलब सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल गैदर अराउंड दैट आयन एंड व्हिच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दैट पर्टिकुलर आयन, इट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक इस तरह से स्टेबलाइजेशन दे सकता है, तो वो तो नहीं होना चाहिए। फिर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ये होगा, ऐसा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका फायदा है, अब पोलर प्रोटिक चाहे आपके कैटायनिक स्पीशीज हो चाहे एनायनिक स्पीशीज हो, दोनों को सॉल्वेट करेगा, तो इससे हो सकता है कि रिएक्शन का रेट जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला हो वो अटैक करेगा ही नहीं, पहले ही स्टेबल हो गया, तो ये साइड इफेक्ट या ड्रॉबैक हो सकता है। लेकिन अगर जब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये CH3 S डबल बॉन्ड और CH3 यानी DMSO डाइमिथिल सल्फोक्साइड अगर यूज करें तो दिस विल सॉल्वेट ओनली कैटायन, सॉल्वेट टू ओनली कैटायन। इससे क्या हो जाएगा, मान लो कि इसने सोडियम को ही सॉल्वेट किया, कैटायन को सॉल्वेट करने से न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, और अगर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो SN2 का रेट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, तो रिएक्शन फास्टर से फेवर हो जाएगी, इसीलिए आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो है SN2 रिएक्शन के लिए फेवर करता है। ये मिक्सचर ऑफ पोलर प्रोटिक एंड अप्रोटिक नहीं चाहिए, प्रोटिक चाहिए ही नहीं, मिक्सचर ऑफ पोलर प्रोटिक एंड नॉन पोलर ये भी नहीं चाहिए, नॉन पोलर की बस इसीलिए कि हो सकता है उसमें सोलिबिलिटी का कुछ प्रॉब्लम आ जाए, सोलिबिलिटी मिक्सचर हो जाए, अदरवाइज अब उसका कोई दिक्कत नहीं, अगर सोलिबिलिटी है तो हम नॉन पोलर भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे रेट एनहांस नहीं होगा। हमको यहाँ बोला गया कि फास्टर कैसे जाएगा, अगर हमने पोलर अप्रोटिक लिया तो उसका रेट फास्टर जाएगा, क्योंकि वो कैटायन को सॉल्वेट कर सकता है और एनायन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर सकता है, ठीक है क्या बेटा, अंडरस्टैंड हो गया। तो आपका क्या रहना चाहिए, थर्ड शुड बी योर आंसर, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखो क्या कहता है, the increasing order of stability of three main conformation of 2-fluoroethane, क्या होता है 2-fluoroethane, ये वाला हो गया इथेन, इसके ऊपर अगर OH है 1 और 2 पोजीशन पर फ्लोरो इथेनॉल है, सॉरी 2-फ्लोरो-इथेनॉल कहा गया, तो इसका कौन सा कंफर्मेशन स्टेबल होगा, सिंपली आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड पर पूछा गया है। चलो मैं आपको इसका न्यूमन प्रोजेक्शन दिखाता हूं, अगर CH2 यहाँ F यहाँ OH कंसीडर किया जाए तो न्यूमन प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन कुछ ऐसे दिखाते हैं और बैक कार्बन कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। पहले हम बैक कार्बन ड्रॉ करते हैं, ये वाला बैक कार्बन, इसके ऊपर क्या रह गया, मान लो कि ये वाला बैक कार्बन हम यहां से व्यू कर रहे हैं, तो ये एक H यहां रहेगा, एक H यहां रहेगा और ये OH यहां रहेगा, ठीक है। और ये वाला फ्रंट कार्बन पर क्या रहेगा, कुछ इस तरह से, यहां पर H यहां पर H और यहां पर आपका फ्लोरीन, ठीक। दूसरा क्या होगा आपका कुछ इस तरह से, दूसरा प्रोबेबिलिटी इसके कंफर्मेशन अडॉप्ट करने की क्या हो सकता है, इसमें OH आपका इधर रह जाए, आपका H इधर रह जाए और H इधर रह जाए, ठीक। तो यहां क्या होगा, ये फ्लोरीन इधर है, H इधर है और H इधर है। और तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये वाला बैक साइड कार्बन जहां OH इधर रह सकता है, H इधर रह सकता है और H इधर रह सकता है, और फ्रंट वाले कार्बन पर, इस कार्बन पर H यहां रहेगा, H यहां रहेगा, फ्लोरीन। So simply on the basis of diagonal angle you can see what is meant by diagonal angle, दो कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन के बीच का एंगल, यहां देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे है, इसका डायगोनल एंगल 0 डिग्री है, यहां इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है, और यहां इनके बीच में 180 डिग्री एंगल है, ये वाले के बीच में कौन से भी आप पकड़ो उनके बीच में कितना 180 डिग्री एंगल है, इस पर डिपेंडेंट इसका नाम होता है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे है, इसी वजह से इस कंफर्मेशन को इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन कहते हैं, और जहां 60 डिग्री होता है उसको गॉच कंफर्मेशन कहते हैं। अलॉन्ग विथ 60 डिग्री 120 डिग्री को भी आप गॉच इंटरेक्शन करते हो, लेकिन मैंने आपको यहां पर नहीं दिखाया, 120 मतलब
एग्जैक्टली इक्लिप्स होगा, लेकिन OH और F में ऐसे दो डिफरेंट ग्रुप में क्या होगा 120 का एंगल हो जाएगा। ठीक, इस वाले को क्या कहेंगे, इस वाले को स्टैगर्ड कहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको हम क्या कहेंगे, एंटी, एंटी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि दो ग्रुप उसके बीच में डायरेक्ट एंगल 180, यानी एक इस तरफ एक इस तरफ एग्जैक्टली 180 डिग्री है, एग्जैक्टली अपोजिट है, इसलिए उसको हम एंटी कन्फर्मेशन कहते हैं। तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखो इस वाले फ्लोरीन पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दो ग्रुप इट इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ ईच अदर, एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे है। तो यहाँ क्या होगा, रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा कि नहीं होगा। अगर रिपल्शन होगा तो इसकी एनर्जी हायर होगी कि नहीं, ठीक है होगी। तो थोड़ा सा एंगल अगर 60 डिग्री हो जाए तो थोड़ा स्टेबलाइजेशन मिलेगा, रिपल्शन कम होगा, और साथ साथ इस हाइड्रोजन के साथ ये जो लोन पेयर है इसके ऊपर प्रेजेंट, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। और भी अगर ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को अपोजिट हो जाए तो कोई रिपल्शन का लेना देना ही नहीं, तो एंटी स्टेबल होना चाहिए। अब देखना ये है कि इसमें क्या होगा, ये तो लेस एनर्जेटिक हो गया। अब एंगल की वजह से देखा जाए तो ये तो मोर स्टेबल, तो एंगल तो इसमें भी हो गया। इसी के साथ साथ एंगल थोड़ा कम है, लेकिन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, और इस एंगल के ऊपर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट हो जाएगा। तो इससे आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, लेस एनर्जी हो जाएगी मॉलिक्यूल की। तो अगर स्टेबिलिटी देखा जाए तो सबसे ज्यादा गॉच इंटरैक्शन स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन F एंड OH। देन आपका एंटी कन्फर्मेशन, क्योंकि इसमें लीस्ट रिपल्शन है, और फिर आपका इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, क्योंकि इसमें क्या है, रिपल्शन है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देना है, ठीक है। तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑर्डर मेंशन नहीं किया, जस्ट कॉमा से दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर इससे कंसीडर करना है तो आप टर्मिनल वाला कंसीडर करो। तो यहाँ टर्मिनल में गॉच होना चाहिए, लेकिन यहाँ इक्लिप्स और एंटी है, तो यहाँ तो हम कुछ नहीं बोल सकते। दूसरा, इधर भी आप कुछ नहीं बोल सकते, बाकी इधर 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 और इधर हम बोल सकते क्योंकि टर्मिनल पर है। अब आपको इंक्रीजिंग पूछा गया तो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एंटी को सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, तो ये वाला तो हो गया, नहीं हो सकता। ठीक, यहां देखा जाए तो गॉच सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर एंटी स्टेबल, और फिर इक्लिप्स। ये अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट है, ये हमारे कंसेप्ट के हिसाब से करेक्ट है। तो आपका प्रोबेबल आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड शुड बी योर प्रोबेबल आंसर। फोर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गॉच के बाद इक्लिप्स बोला गया है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है क्या, क्योंकि यहाँ कॉमा दिया गया है और कोई भी ऑर्डर शो नहीं की गई है, तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर शो करना है, तो इनके अकॉर्डिंग ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका थर्ड होना चाहिए।